Okay, good evening to all of you and welcome to all in Manisar classes, and this is video lecture series on metal forming process, and this is lecture number 14, and in this lecture I am going to discuss with you sheet metal forming process, that is part 2. So first of all I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch, and my latest gate rank is IR 192 in gate 2020, and I am also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for gate and engineering services exam, and I also mentored 10,000 plus students across India online as well as offline. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो दोस्तों हमने प्रीवियस सेशन में स्टडी किया था how shearing operation can be performed and along with how shear force can be determined, yes or no. तो उसी से रिलेटेड दोस्तों आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं. तो लेट्स सी हियर, यू कैन सी इन दिस स्क्रीन. करेक्ट. तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो रेक्टेंगुलर होल ऑफ साइज 100 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर. एक हमें एक रेक्टेंगुलर होल पॉकेट कट कर रहा है दोस्तों, यू कैन सी, एंड इट साइज इज 50 बाई 100 बाई 50. नाउ यू कैन सी लाइक दिस. एक सीट से आपको कुछ इस तरीके का एक होल कट करना है. इज इट क्लियर? एंड द साइज इज, दिस इज 100 मिलीमीटर and this is 50 millimeter, is to be made on a 5 mm thick sheet. इसकी thickness है दोस्तों, अगर मैं thickness की बात करूं तो it is 5 millimeter thick. Is it clear? Its thickness is 5 millimeter of steel having ultimate tensile strength and shear strength. SUT, here we have 500 megapascal and shear strength tau s is 300 megapascal. Correct? Respectively, the hole is made by a punching process. Neglecting the effect of clearance, the punching force required in kilonewton is. Yes, good evening Ayush, good evening Nishit and Nikhil. चलिए अब यहाँ पे आपको क्या पता है, ये सारे डेटा गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड आउट maximum punching force. Neglect the effect of clearance, the punching force. Here we need to find out punching force. Is it clear? क्या लगेगा? करेक्ट है दोस्तों. तो देखो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यू कैन सी हियर, since this pocket can be cut only by shearing operation, yes or no, and in case of shearing operation the force required for the punch can be written as shear strength of the material into shear area. Correct. And for rectangular pocket the shear area is nothing but it can be written as 2 times of its circumference. Suppose this is, suppose you can see here, this is width and this is height and this is thickness. करेक्ट. तो दोस्तों क्या आएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एच इंटू थिकनेस, ये सानो. इस तरीके से हम शियर एरिया लिख सकते हैं. एंड नाउ यू कैन सी द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ इज नथिंग बट दिस इज 300. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. हियर वी यूज शियर स्ट्रेंथ, हमें यहाँ शियर स्ट्रेंथ ही यूज करना है, इंटू 2 टाइम्स ऑफ बी इज 100 मिलीमीटर प्लस हाइट इज 50 मिलीमीटर. ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो टर्म मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट दिस इज सर्कमफ्रेंस. तो सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एज शियर एरिया. इस तरीके से दोस्तों हम डिवाइड फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू इन किलो न्यूटन. तो किलो न्यूटन में फाइंड आउट करने के लिए क्या करें दोस्तों, इसे 1000 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अल्टीमेटली मुझे ये जो वैल्यू मिलने वाली है ये किलो न्यूटन मिलेगा, ये सानो. तो देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो गया. रिमेनिंग देखो क्या बचा, 3 to 6, 6 इंटू 150. 100 प्लस 50 क्या आ जाएगा, 150 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10. तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया. नाउ यू कैन कैलकुलेट 90 इंटू 5 दैट इज 450 किलो न्यूटन. ये फोर्स यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ये सानो.
करेक्ट है दोस्तों। तब आप मुझे बताओ यहाँ पे किसी कुछ डाउट है क्या? ये आपको टोटल कितना फोर्स मिलने वाला है? 450 किलो न्यूटन। इज इट क्लियर? इस फोर्स को अप्लाई करके हम इस होल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2014 में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट है। नाउ यू कैन सी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2011। द shear strength of the sheet is 300 megapascal. करेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट गिवन है tau s is nothing but this is 300 megapascal. The blanking force required to produce a blank is 100 millimeter diameter. करेक्ट है। तो यहाँ पे ब्लैंक का डायमीटर दोस्तों 100 मिलीमीटर। करेक्ट। करेक्ट है दोस्तों। और कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो आप मुझे इमीडिएट बताना। करेक्ट है। तो ये डायमीटर हो गया। नाउ द थिकनेस ऑफ द सीट इज नथिंग बट इट इज, यहाँ पे गिवन है द ब्लैंकिंग फोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ ब्लैंक ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर फ्रॉम 1.5 मिलीमीटर थिक सेट। तो थिकनेस क्या हो गया दोस्तों? 1.5 मिलीमीटर। करेक्ट। और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट शियर फोर्स। करेक्ट। तो ऑब्वियसली वंस अगेन यू कैन सी हियर द शियर फोर्स इज नथिंग बट, अगेन सेम प्रॉब्लम है दोस्तों। अगेन हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। शियर फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? एक डिस्क कट कर रहे हैं जिसका डायमीटर d है। करेक्ट। एंड इट्स थिकनेस इज 1.5 मिलीमीटर। कुछ इस तरीके का डिस्क है, ये टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू। करेक्ट है दोस्तों। तो इसका सरकमफ्रेंस अगर हम देखें तो सरकमफ्रेंस क्या आएगा? दिस इज नथिंग बट दिस इज पाई डी एंड दिस इज थिकनेस। तो यहाँ पे शियर एरिया क्या हो गया? सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। ये सानो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी टाउ एस की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। दिस इज 300 इनटू पाई इनटू डायमीटर गिवन दैट इज 100 मिलीमीटर एंड थिकनेस इज 1.5। तो इसको कैलकुलेट करके दोस्तों आप शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। यस, द वैल्यू इज सी 141 किलो न्यूटन। लेट मी चेक। 300 मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ दोस्तों। 300 इंटू 3.14 इंटू 100 इंटू 5। यस। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये न्यूटन में आएगा, तो इसमें 1000 से आप डिवाइड कर दो। करेक्ट। डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही 471। करेक्ट। सबका यही वैल्यू आ रहा है। 141 कैसे आया आयुष? यहाँ पे कैलकुलेशन पे आ रहा है वैल्यू 471। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। 300 इंटू पाई इंटू डी इंटू थिकनेस इज 1.5 मीटर। यस यस, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, माय कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, नो इशू। यस, 141 ये आ जाता है वैल्यू दोस्तों 141.3 किलो न्यूटन। यस, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट। तो ये आ गया। तो आप देखो विद इन टू स्टेप्स यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यूज, और यहाँ से 2 मार्क्स आप इजिली ग्रैब कर सकते हो। ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 10 millimeter diameter holes are to be punched in a steel sheet of 3 millimeter thickness. यहाँ पे होल का जो डायमीटर है इट इज गिवन दैट इज 10 millimeter and the thickness of the sheet is nothing but this is 3 millimeter is also given and the shear strength of the material is 400 megapascal. 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मेगापास्कल। तो ये 400 मेगापास्कल आ गया। एंड द परसेंटेज पेनिट्रेशन मींस कैपिटल P is given that is 40%. The shear provided on the punch that is S is given that is 2 millimeter. The blanking force during the operation will be. अब इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग होगा दोस्तों। करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको अगर याद हो रिलेशन या नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। शियर फोर्स विथ शियर्ड पंच, मतलब आपके पास पंच कुछ इस तरीके से है दोस्तों। दिस इज योर पंच, इससे आप कट करने वाले हो। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ शियर जो है दिस इज अमाउंट ऑफ शियर, इसकी वैल्यू है एस इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस केस में जो हमारे पास रिलेशन था क्या था दोस्तों?
टाउ एस इंटू सीयर एरिया, टाउ एस इंटू सीयर एरिया, इज इट क्लियर? और सीयर एरिया क्या है दोस्तों, यह मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं पहले, एफ मैक्स इंटू पी, करेक्ट, एफ मैक्स इंटू पी डिवाइडेड बाई एस, ये रिलेशन मैंने कल आपको बताया था। एंड इंस्टेड ऑफ एफ मैक्स हियर वी कैन राइट टाउ एस इंटू एरिया, और यहाँ पे चूंकि एक डिस्क कट कर रहे हैं, 10 मिलीमीटर डायमीटर होल आर टू बी पंच्ड, करेक्ट है, तो यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा 10 मिलीमीटर, पाई पाई डी, पाई इंटू डी, सर्कुलर है ना, सर्कुलर होल कट करना है यहाँ से, देखो एक ही सीट है जिसमें आपको इस होल को कट करके बाहर निकाला है जिसका डायमीटर है 10 मिलीमीटर, तो पाई डी इज अ सर्कमफ्रेंस, पाई डी इज अ सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ये बन गया फोर्स इनटू पी डिवाइडेड बाय शियर, अमाउंट ऑफ शियर, ये सानो, यहां से आंसर क्या आ गया 22.6, वेरी गुड आयुष। चलो चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पे वैल्यू, अब ये P क्या होता है दोस्तों, इंस्टेड ऑफ P हियर वी कैन राइट, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल P इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ऐसा लिख सकता हूँ इंस्टेड ऑफ P, इंस्टेड ऑफ स्मॉल p, ये सार नो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या आएगा, देखो 400 इंटू पाई इंटू द डायमीटर इज 10 मिलीमीटर एंड द थिकनेस इज 3 मिलीमीटर इंटू परसेंटेज पेनिट्रेशन आपको 40% दिया तो मैं डायरेक्टली 40 यूज कर रहा हूँ, इंटू थिकनेस इज 3 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 100, ये सार नो, और डिवाइडेड बाई एस, एस की वैल्यू है 2, तो यही आएगा। अब इससे कैलकुलेशन कर लेते हैं, अपने आप आंसर मिल जाएगा दोस्तों, देखो क्या आएगा, तो यहाँ सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 100 से ये 2 जीरो गया और ये 2 से ये 2 बन गया 4, अब आएगा 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू 30 इंटू 120, करेक्ट, एंड और ये आएगा दोस्तों न्यूटन में, तो यहाँ पे अगर मैं न्यूटन की बात, न्यूटन में अगर वैल्यू बताऊं तो 22,608 न्यूटन, करेक्ट, या इसी को हम लिख सकते हैं 1000 से डिवाइड करके 22.608 किलो न्यूटन, ये आंसर आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ऋतुराज गुड इवनिंग, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए, करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, सिंपल सा प्रॉब्लम है, यस आर नो, विद शेयर विदाउट शेयर, यस आर नो, बोलो। यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो मुझे बता दो फटाफट, इस टर्म में अगर आपको कोई डाउट है, P इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 ये कैसे आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, स्मॉल p इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू टी, 40% ऑफ सीट थिकनेस होता है हमेशा दोस्तों, सीट थिकनेस में 40% तक पेनिट्रेट हो रहा है, डिवाइडेड बाई 100, ये हमारे पास रिलेशन होगा पेनिट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो मुझे फटाफट बता दो, अदरवाइज फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चले, ये दोस्तों गेट 2010 में क्वेश्चन आया था, गेट 2010 में, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे यहाँ पे, और ये लिंक्ड आंसर एंड क्वेश्चन टाइप एक कैटेगरी थी जो कि अब नहीं आती है, पहले ये इस कैटेगरी में क्वेश्चन आते थे जिसमें से 2 क्वेश्चन कॉमन स्टेटमेंट से सॉल्व करने होते थे। नाउ यू कैन सी इन अ shear cutting operation a sheet of 5 मिलीमीटर थिकनेस, मैं यहाँ पे लिखते चला जाता हूँ, sheet thickness is 5 मिलीमीटर is cut along the length of 200 मिलीमीटर, यस यहाँ पे फिगर नहीं बना दोस्तों, और मैं आपको ये फिगर बता देता हूँ, ये फिगर कैसा है, इसमें फिगर नहीं बना हुआ, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे बना था ये फिगर। दिस इज ब्लेड जिससे हमें कट करना है, एंड हियर वी हैव अ सीट, यहाँ पे कह रहा है ये जो कटिंग ब्लेड है इसकी लेंथ है दोस्तों, इट्स लेंथ कैपिटल L इज इक्वल टू 400 mm, इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द लेंथ ऑफ द कटिंग ब्लेड इज 400 मीटर, बट यहाँ पे जो हमें कट करना है मेटल लेंथ, यहाँ पे आप देखो द इन अ shear cutting operation a sheet of 5 मिलीमीटर thickness is cut along a length of 200 मिलीमीटर, मतलब ये जो सीट है जिसे हमें कट करना है और इसकी लेंथ है दोस्तों 200 मिलीमीटर,
इज इट क्लियर? ब्लेड की लेंथ 400 बट हमें जो सीट कट करना है उसकी लेंथ है 200। यस प्रतीक, गुड इवनिंग, आज लेट हो गए। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, L इज इक्वल टू 200 मिलीमीटर। इज इट क्लियर? चलो ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ देर इज नो सीयर, मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की लाइट कलर की लाइन, आप समझो कि आपके पास टूल कुछ इस तरीके से है, विदाउट सीयर टूल है। यहाँ पे S की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यहाँ पे here the S is 0, the value of a shear is 0, is provided on the edge. The ultimate shear strength of the sheet means tau s is given, that is 100 megapascal, and penetration of the thickness ratio, penetration to thickness ratio, मतलब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, P by T रेशियो दिया है दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 0.2। नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन 1, assuming force versus displacement curve to be rectangular, the work done in joule। आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों वर्क डन, मतलब वर्क डन और सिंपली यू कैन से एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ मैक्स मैक्सिमम फोर्स इनटू, मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, स्मॉल पी, स्मॉल पी, यस आर नो? वर्क डन इनटू क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्मॉल पी, करेक्ट? समझ में आ गया? ये रिलेशन मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पे देखो एफ मैक्स से हम क्या लिख सकते हैं, और ये स्ट्रेट कट कर रहे हैं, ऐसा नो, यहाँ पे हम क्या कैसे कट अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट कट कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ इनटू, शियर स्ट्रेंथ इनटू शियर एरिया। जब स्ट्रेट कट करते हैं तो हमारे क्या होगा, सिंपल सा लेंथ ऑफ द कट, लेंथ ऑफ द कट इनटू थिकनेस, ये आपका बन गया मैक्सिमम फोर्स इनटू पी। और यहां से अगर मैं पी देखूं तो क्या आएगा दोस्तों, 0.2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, क्योंकि लिख रहा है ना पेनिट्रेशन टू थिकनेस रेशियो इज 0.2, मींस पी बाई 2 का रेशियो दिया है 0.2, करेक्ट? अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दो, देखो क्या आएगा, tau s is given, that is 100 megapascal, length is given, that is 200 millimeter, into thickness is given, thickness is nothing but this is 5 millimeter into 0.2 into 5। अब देखो ये टर्म जो है ये मिलीमीटर में आएगा, और यहाँ पे ये टर्म जो आने वाला है ये न्यूटन में आएगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये न्यूटन मिलीमीटर बन जाएगा, यस आर नो? और मुझे सॉरी न्यूटन मीटर बन जाएगा, ये इसकी यूनिट है न्यूटन। अब यहाँ पे 1000 से डिवाइड करने के बाद इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज जूल, यस आर नो? अब इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखो 3 जीरोस हैं, तो 2 जीरोस तो इसको 100 के, और 1 जीरो 20 का, 200 का गायब हो गया। तो सिंपल से क्या बचा, 10 इंटू, सॉरी 100 इंटू, दिस इज नॉट 10, 5 सॉरी 20 into 5, that is 100 into 5 to the 10, yes or no, means 1। तो सिंपल से क्या गया दोस्तों, यहाँ पे 100 जूल, यहाँ जो वर्क डन आ रहा है दिस इज इक्वल टू 100 जूल, yes or no? यस नितेश, 100 जूल, यस वेरी गुड आयुष। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, 100 जूल इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट? अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, अब सेम वही स्टेटमेंट है बट यहाँ पे कह रहा है instead of flat, instead of flat punch, here we have seared punch, is it clear? Here we have seared punch like this, ऐसा पंच है। and now if we talk about amount of seared, कि कितना यहाँ पे कट ये seared है, then you can see here इसकी वैल्यू गिवन है, this is equal to, इसकी वैल्यू है 20, a shear of 20 मिलीमीटर, करेक्ट है दोस्तों? shear of 20 मिलीमीटर यहाँ पे गिवन है, S की वैल्यू यहाँ पे 20 गिवन है, इज इट क्लियर? एंड द लेंथ ऑफ द ब्लेड इज अगेन 400 मिलीमीटर, और यहाँ पे सीट जो हमें कट करना अगेन वही सेम सीट है जिसकी लेंथ है 200 मिलीमीटर, दिस इज द सीट जिसे आप कट करने वाले हो, और इसकी लेंथ है 200 मिलीमीटर, और थिकनेस वगैरह सेम है 5 मिलीमीटर। 40 करेक्ट, 40 आप बता रहे हो डी ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं आयुष, डोंट वरी, यहाँ पे चेक करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये हमारे पास डेटा गिवन है। अब ध्यान से देखो, a shear of 20 millimeter is now provided on the blade, assuming force versus displacement curve to be trapezoidal,
द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड इज, देखो यहाँ पे जो लिखा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज ट्रापेजोइडल, ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ इसकी कोई नीड नहीं है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। करेक्ट है। अब देखो ध्यान से देखो दोस्तों, आपका ये जो ब्लेड है इस सीट को कट करने के लिए ओनली इतनी लेंथ तक ही एंगेज होगा, बाकी एंगेजमेंट नहीं होगा ब्लेड का। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस लेंथ तक का शियर पता करना पड़ेगा। एंड सपोज दिस इज एस डैश, करेक्ट, एस डैश। तो इसकी वैल्यू कैसे, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा कैसे लिख सकते हैं, बिगर ट्रायंगल में एस, बिगर ट्रायंगल में एस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द बिगर मैक्सिमम लेंथ दैट इज 400 इक्वल टू एस प्राइम डिवाइडेड बाय 200, करेक्ट। और s की वैल्यू यहां से गिवन है, तो s प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 इंटू एस इज 20 डिवाइडेड बाई 400। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 10 मिलीमीटर। अब मुझे अगर आप बता देना फटाफट, अगर यहाँ पे आपको डाउट हो कि ये 10 मिलीमीटर क्यों हमने कंसिडर किया। दोस्तों 10 मिलीमीटर हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि इस ब्लेड का ओनली 200 मिलीमीटर लेंथ ही एंगेज होने वाला है। जब 200 मिलीमीटर लेंथ ही एंगेज होने वाला है तो मुझे एग्जैक्टली उसी लेंथ में शियर की वैल्यू पता करनी होगी। ये जो हाइट है इस हाइट की वैल्यू मुझे पता करनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है यहाँ पे, और यहाँ से हमें मिल गया एस प्राइम की वैल्यू। और जैसे एस प्राइम मिल गया तो अब आप देखो शियर फोर्स निकालने के लिए सिंपल सा रूल्स है, एफ मैक्स इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, एस। और देखो एफ मैक्स इंटू टी, सॉरी टी नहीं, दिस इज पी। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में, ऐसा नो एफ मैक्स इंटू पी, देखो एफ मैक्स इंटू पी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता किया है, एफ मैक्स इंटू पी जिसकी वैल्यू आई थी 100 जूल। तो 1 सेकेंड में यहाँ पे सेम कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्टली प्रीवियस प्रॉब्लम से ले लेते हैं। दिस इज 100 और एस की वैल्यू गिवन है 10। तो यहाँ से दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी, दिस इज नथिंग बट दिस इज 10 किलो, सॉरी ये जूल था ना, ये सानो, ये 10 किलो न्यूटन ये आ जाएगा। अब आप सोचोगे किलो न्यूटन में कैसे आया, तो दोस्तों इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट है। क्यों, हाँ क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपने लिखा है ये न्यूटन में, और ये एस की जो वैल्यू है न्यूटन मीटर में इसकी यूनिट है, और जो यहाँ पे एस लिखा आपने मिलीमीटर में लिया है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट होगी। ये सर नो, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको 10 किलो न्यूटन मीटर ही मिलेगा। देखो यहाँ से ये गैप हो गया तो 10 आ गया, और ये 10 टू पावर माइनस 3 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में 10 टू द पावर 3 न्यूटन। तो 10 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन क्या बन गया, 10 किलो न्यूटन। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ गया दोस्तों, एफ एस इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, करेक्ट। यस सौम्यरंजन, गुड इवनिंग। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों ये कैसे आंसर आया है, बोलो करेक्ट है। आयुष समझ में आया, आपने कहाँ मिस्टेक की थी, आपने आई थिंक ये 20 को एज इट इज कंसिडर कर लिया, लेकिन फिर भी अगर हम 20 डायरेक्ट एज इट इज कंसिडर कर लेते फिर भी यहाँ पे 20 आंसर आना चाहिए था, सॉरी 20 नहीं, 100 डिवाइडेड बाय 20 5 आना चाहिए था, करेक्ट है। चलिए देखते हैं, फिर भी ये करेक्ट आंसर है, 10 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। एंड होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया तो मुझे बता दो फटाफट। एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी। यस गुड इवनिंग निशित, विद्यानिवास गुड इवनिंग। ये समझ में आया कि नहीं आया, अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो तो मुझे फटाफट बता दो, अदरवाइज हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, नाउ यू कैन सी इन अ सीट मेटल ऑफ 2 मिलीमीटर थिकनेस अ होल ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर नीड्स टू बी पंच। मैं एक बार फिर से यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, जो सीट थिकनेस है दिस इज 2 मिलीमीटर, अ होल ऑफ 10 मिलीमीटर डायमीटर, डायमीटर क्या है इसका दोस्तों 10 मिलीमीटर, इसका मुझे पंच करना है। needs to be punched, the yield strength in tension of the sheet material is 100 megapascal। ये एस वाई टी की वैल्यू गिवन है दोस्तों, एंड दिस इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल, एंड इट्स अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ दैट इज टाउ एस इज गिवन 80 मेगापास्कल। द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच द होल इज, अब आपको फोर्स पता करना है। 1 सेकेंड, दिस इज वेरी सिंपल प्रॉब्लम है ये सानो, और ये कई बार हमने ये प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं।
चलिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ दो ही वेराइटी क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपका पंच सीयर्ड होगा या पंच आपका अनसीयर्ड होगा। तो सीयर्ड के केस में जो रिलेशन लगाते हैं उसे याद रखना, और अनसीयर्ड के केस में जो रिलेशन लगाते हैं उसे। बस ये दो कैटेगरी, इसके अलावा कोई थर्ड कैटेगरी नहीं है, याद रखना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, और याद रखना यहाँ पे जब भी मैं स्ट्रेंथ की वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, ये शियर स्ट्रेंथ। यहाँ पे टेंसाइल, अल्टीमेट कुछ भी ऐसे दिया हो, टेंशन के नाम से कुछ भी दिया हो, वो आपको यूज नहीं करना है। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल शियर आउट हो रहा है, तो शियरिंग स्ट्रेस ही कंसिडर करेंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शियर फोर्स। यस आर नो, करेक्ट। तो टाउ एस इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पाई डी हो जाएगा दोस्तों, एंड इंटू थिकनेस, क्योंकि सर्कुलर पंच हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये सानो हुज डायमीटर इज 10 मिलीमीटर एंड थिकनेस इज 2 मिलीमीटर। नाउ यू कैन सी क्या आएगा दोस्तों, 80 इंटू पाई इंटू डायमीटर इज 10 एंड थिकनेस इज 2, और इसी में 1000 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपका किलो न्यूटन। करेक्ट है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है दोस्तों 5.024। करेक्ट, सबका ये आंसर आ रहा है 5.024 किलो न्यूटन। ना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर फॉर फाइंडिंग दिस शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, सॉरी शियर स्ट्रेंथ, शियर फोर्स रिक्वायर्ड टू कट द मटेरियल। ऐसा नो, और गेट 2016 क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम अदर दिस शेयरिंग ऑपरेशंस, अदर सीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस। तो यहाँ पे एक स्लॉटिंग, perforating, notching and semi notching। correct है दोस्तों। now you can see if you need to cut, yeah, you can see here this term is sometimes used for punching operation that cuts an elongated hole। आप यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस तरीके का elongated hole, जब भी हम कट करते हैं long elongated hole। yes, very good निखिल, नितेश, ये करेक्ट आंसर है। जब ये elongated hole आप कट करते हो दोस्तों, तो इसे हम कह देते हैं स्लॉटिंग। मतलब समझो कुछ इस तरीके का, आपके पास एक ऐसी प्लेट है, ये नो, और आपने एक ऐसा होल कट कर दिया है, इसे कह देते हैं हम स्लॉट। नेक्स्ट आता है परफोरेटिंग। इफ यू मेक स्मॉल साइज मल्टी नंबर ऑफ होल्स, ये नो, मल्टीपल होल्स। यहाँ पे देखो, इट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली पंचिंग ऑफ पैटर्न ऑफ होल्स इन अ सीट मेटल लाइक दिस। अगर मल्टीपल होल्स हम यहाँ पे बना रहे हैं लाइक दिस, देन दिस इज कॉल्ड एज परफोरेटिंग प्रोसेस। करेक्ट। नॉचिंग, नाउ यू कैन सी, अगर कॉर्नर में हम इस तरीके से कहीं भी कट अप्लाई करें दोस्तों, तो ये सारे कॉर्नर में जो कट लग रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज नॉचिंग ऑपरेशन। एंड सेमी नॉचिंग, इट रिमूव्स अ पोर्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द साइड ऑफ द सीट। मींस सपोज आपको यहां से इसको कट कर देना है कंप्लीटली, और इसको कट करते ऐसा एक मेटल पीस बाहर निकल आएगा, तो इसे हम कह देते हैं सेमी नॉचिंग प्रोसेस। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था दोस्तों। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको भी। चलिए, नेक्स्ट ऑपरेशन है डीप ड्राइंग। अब मेटल वर्किंग प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस अ कप। कप बनाने की प्रोसेस दोस्तों, इस कप शेप्ड कंपोनेंट फ्रॉम द फ्लैट सीट इज नोन एज डीप ड्राइंग। यस और नो। एक फ्लैट सीट से, यू कैन सी दिस इज फ्लैट सीट, करेक्ट, एंड फ्रॉम दिस फ्लैट सीट वी मेक दिस काइंड ऑफ कप। यस और नो, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का एक कप बन गया, तो इसे कह देते हैं हम दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज डीप ड्राइंग ऑपरेशन। और एक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है, द हाइट इज significantly larger than its diameter. Height is significantly larger than the diameter of the cup, then this is called as deep drawing operation। correct। ये जो height है ये काफी ज्यादा होता है diameter से। is it clear? And now example, bathtub, oil sump, LPG cylinder, automotive panels, utensils, ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इस डीप ड्राइंग ऑपरेशन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। नाउ यू कैन सी हियर अगेन, यू कैन सी दिस इज पंच। ये जो आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज पंच, एंड दिस वन इज ब्लैंक होल्डर, एंड दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेक्ट, ये ब्लैंक होल्डर है और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज अवर ब्लैंक, जिसे आपको डिफॉर्म करना है, शेप देना है, एंड दिस इज अवर डाई। तो ये कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर डीप ड्राइंग ऑपरेशन में।
And now with the help of this deep drawing process, we can make a cup without flange or with flange. You can see this cup belongs to without flange. यहाँ पे कुछ extra portion नहीं निकला. And this cup belongs to with flange. Correct है दोस्तों? यहाँ पे जो कप देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा पोर्शन निकला है, इसी की वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, दिस इज द कप फॉर्म विथ फ्लेंज. इज इट क्लियर? तो विदाउट फ्लेंज और विथ फ्लेंज हम दोनों ही कप बना सकते हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो नाउ यू कैन सी सिंपली बिफोर डीप ड्रॉइंग फर्स्ट यू मूव दिस ब्लैंक होल्डर विद द रैम, हाइड्रोलिक रैम, टू ग्रैब, टू क्या करें, इसे हम ग्रिप करना है, टू ग्रिप दिस ब्लैंक इन बिटवीन ब्लैंक होल्डर एंड डाई, इसको हमें ग्रिप करना है. एंड नाउ वी कैन अप्लाई फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पंच, देन दिस मटेरियल कैन ड्रॉ ओनली. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ ड्रॉ होगा दोस्तों. ये मटेरियल मूव करके यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगा. करेक्ट, मतलब ये शेप ले रहा है. और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, सिंस हियर वी हैव ओनली ड्रॉइंग ऑपरेशन, there is no stretching, only here we have drawing operation. is it clear? सिर्फ इसका शेप चेंज कर रहे हैं. तो दोस्तों इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो थिकनेस होगी दिस इज रिमेन सेम. करेक्ट है? तो याद रखना, इन केस व्हेन वी मेक अ कप विदाउट फ्लेंज, then only we have drawing operation, drawing stress, and in this case the final thickness of the sheet, is always equal to original sheet thickness. Is it clear? This is called as deep drawing without flange. And now in case of with flange, whenever you have with flange, then दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ब्लैंक होल्डर है इसमें एक ऐसा रेज्ड पोर्शन निकला हुआ होता है, एंड दिस रेज्ड पोर्शन इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉ बीड. क्या बोलेंगे इसे हम दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉ बीड. And similarly in the bottom die here we have a cavity like this. यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक cavity होगा like this, कुछ इस तरीके से यहाँ पे cavity है. And now when we compress this sheet, between blank holder and die, then this sheet material can also bend like this here. यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगा दोस्तों. और इस बेंड होने की वजह से क्या होगा कि दिस मटेरियल कैन नॉट मूव टूवर्ड्स द सेंटर. ऐसा इस तरीके से आप जब इस मटेरियल को होल्ड कर लोगे दोस्तों, ग्रैब कर लोगे, तो इसकी वजह से एंटायर मटेरियल सेंटर की तरफ मूव नहीं करेगा. इज इट क्लियर? एंटायर मटेरियल सेंटर की तरफ मूव नहीं करेगा. इज इट क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया, ये होल्ड हो गया. यहाँ पे ये मटेरियल स्टेशनरी, बहुत रिजिडली यहाँ पे मैंने इसको क्लैंप कर दिया. अब ये किसी भी कंडीशन में ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. एंड नाउ इफ यू कैन अप्लाई फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पंच, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ दिस, सिंस दिस मटेरियल कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, इट इज फिक्स्ड बिटवीन फ्लैंज एंड डाई, देन ड्यू टू दिस यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसमें मेटेरियल इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर स्ट्रेच होगा. यस और नो? अगर यहाँ पे ये सर्कुलर डिस्क है, अगर मैं इसकी बात करूं और आप सेंटर से पंच से यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये सेंटर की तरफ मटेरियल स्ट्रेच होगा. यस और नो? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसको कुछ इस तरीके से बेंड होना है. यस और नो? करेक्ट है दोस्तों? कुछ इस तरीके से इसे फॉर्म होना है लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग भी हो रही है एंड अलोंग विथ ड्रॉइंग टेक्स प्लेस. ड्रॉइंग तो हो ही रहा है. यहाँ पे आप देख रहे हो जो इसे शेप में हमने कन्वर्ट किया, दिस इज ड्रॉइंग, बट अलोंग विद दिस स्ट्रेचिंग आल्सो फॉर्म. करेक्ट? क्योंकि आपने देखो, आप सिंपल से समझो, अगर आपके पास डिस्क है और आपने इसको यहाँ पे कहीं पे पकड़ लिया है और बीच सेंटर से आप इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली ये मेटल इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ विथ फ्लेंज ड्रॉइंग, deep drawing as well as stretching both can be performed, and because of this drawing and stretching, the thickness of the cup formed is not uniform. This thickness is not uniform or constant, it is varying, and even thickness before and after drawing is different. yes or no? यहाँ पे जो ओरिजिनल थिकनेस होगा इट इज ग्रेटर देन फाइनल थिकनेस. यहाँ पे थिकनेस चेंज हो जाता है. और क्यों चेंज होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग.
इसकी वजह से होगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग भी हो रहा है दोस्तों और ड्रॉइंग भी हो रहा है, ड्रॉ भी हो रहा है, ये सानो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हियर वी कैन गेट अ फ्लेंज, ये सानो। करेक्ट है दोस्तों। तो स्ट्रेचिंग की वजह से यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, और ड्रॉइंग की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्योंकि आप इसे कंप्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ऐसा नो। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों ही स्ट्रेस इंड्यूस हो रही है, बट इन केस ऑफ विदाउट फ्लेंज ओनली कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस, देयर इज नो टेंशन। यहाँ पे आप किसको पकड़ नहीं रहे हो, सिर्फ कंप्रेस कर रहे हो, ये सर नो। करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक ये डिफरेंस समझ में आ गया, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीप ड्राइंग विथ फ्लेंज एंड विदाउट फ्लेंज, यस और नो, एनीवन? अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता देना दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टास्क है, वी नीड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द ब्लैंक। सपोज यू नीड टू मेक अ कप, यू कैन सी ये लाइक दिस, ऐसा एक कप बनाना है whose diameter is small d and height is h, small h। ऐसा एक कप बनाना है एंड इट्स थिकनेस इज रिमेंड सेम, थिकनेस इज टी। और यहाँ पे आप देखो ये जो फ्लेंज, ये कप बना है विदाउट फ्लेंज बना है, ये सानो। तो इस टी थिकनेस का मुझे अगर कप बनाना है विथ डायमीटर डी एंड हाइट एच, तो इसके लिए मुझे इस ब्लैंक की रिक्वायरमेंट है, ये सानो। यहाँ पे देखो ये दिस इज ब्लैंक, और यहाँ पे क्या है, दिस इज कप जिसे हमें एक्चुअल में ड्रॉ करके बनाना है। करेक्ट है। तो इस कप को बनाने के लिए ब्लैंक का साइज क्या होगा, तो हमें फाइंड आउट करना है ये डायमीटर क्या होगा। व्हेन इट्स थिकनेस इज ऑलरेडी रिमेन सेम, जो प्रीवियस जो फाइनल कप का थिकनेस है वही इस प्लैंक का थिकनेस है, सेम थिकनेस है, क्योंकि थिकनेस चेंज नहीं हो रही है, विदाउट फ्लेंज हम यहाँ पे कप फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका साइज पता करना है कि इस डायमीटर डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक ही काम कर सकते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे हम वॉल्यूम को इक्वेट कर दें, ये सानो। और ये मैं ऑलरेडी आपको बताया था कि इन केस ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस द वॉल्यूम इज रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर डिफॉर्मेशन, इट इज रिमेन सेम। तो इनिशियल जो ओरिजिनल वॉल्यूम है किसका होगा, ऑब्वियसली ब्लैंक का होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ब्लैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कप, लिख सकते हैं कि नहीं? इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओरिजिनल वॉल्यूम, सिंपली हियर वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ द ब्लैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कप। अब ब्लैंक का वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, एक डिस्क टाइप का ये ब्लैंक है, तो इसका एरिया हो गया दोस्तों पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर इंटू थिकनेस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। अब इसका पता करना है, तो देखो यहाँ पे बॉटम में क्या है, यहाँ पे एक डिस्क है, इसके बॉटम में भी एक डिस्क है और रिमेनिंग वॉल पोर्शन है। तो डिस्क का जो एरिया है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो पाई बाई फोर टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इंटू थिकनेस प्लस, अब हमें इस वॉल रीजन का एरिया लिखना है। तो इस वॉल रीजन का एरिया कैसे, देखो सिंपल से अगर मैं यहाँ पे कट लगा दूं और इसको स्प्रेड कर दूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कुछ इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगा, यस और नो, लाइक दिस? समझ में आया कि नहीं? यहाँ से हमने एक कट अप्लाई किया, कट करने के बाद इसको ओपन करके स्ट्रेट कर दिया, यस और नो। ओपन करके देखो सिंपल से हमारे पास एक सिलेंडर था लाइक दिस, यहाँ से हमने एक कट लगाया और कट करके हमने इसको ओपन कर दिया। जब कट करके हम इसे ओपन कर देंगे दोस्तों, सिंपल से देखो तो ये एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, एंड नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये जो विड्थ मिल रही है दिस इज नथिंग बट दिस इज सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ये सानो, और ये सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई इंटू टी, एंड दिस इज थिकनेस टी एंड दिस हाइट एच। तो सिंपल सा इसका एरिया क्या हो गया, पाई डी इंटू टी इंटू एच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों वॉल्यूम मिल गए, ये सानो। विथ फ्लेंज का एक यूज, प्रत्येक आप अपने घर में जाना और भगोनी देखना, यूटेंसिल्स घरों में बर्तन देखना, ग्लास या भगोनी या कुछ भी देखना, आपको कहीं ना कहीं विथ फ्लेंज मिल जाएगा। करेक्ट है। यहाँ पे दोस्तों इक्वेट करो, देखो अब मैं इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो गया। ये डी, सॉरी ये तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, ये थिकनेस एंड दिस थिकनेस ये कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल से अगर मैं इसको इक्वेट करूँ तो मैं क्या डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूँ, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा दोस्तों बोलो, डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, यही रिलेशन आएगा, डी स्क्वायर प्लस फोर डी एच, ये वैल्यू आएगी, ये सानो। अब आप मुझे बताओ, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फाइंड आउट करने में,
या वॉल्यूम को लिखने में आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे फटाफट बता दो। यहाँ पे ये रिलेशन आएगा और मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ, है ना, क्रिस्टल क्लियर आपको दिख जाए। डायमीटर ऑफ द ब्लैंक इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh। ये रिलेशन आएगा, इसे याद रखना दोस्तों। अगर याद न रहे तो आप फॉर्मूला को डेराइव भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसके एक स्मॉल न्यूमेरिकल है। करेक्ट है। यू कैन सी अ सेल ऑफ 100 millimeter diameter and 100 millimeter height with corner radius of 0.4 millimeter is to be produced by the cup drawing. The required blank diameter is, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 4dh। अब दोस्तों यहाँ पे कई आप बुक्स में देखोगे कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन लिखा होगा माइनस ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ कॉर्नर रेडियस। करेक्ट है। तो इसको अगर आप यूज करो और ना यूज करो, दोनों से कुछ खास आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ऑब्वियसली ये जो वैल्यू होती है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। करेक्ट है। तो ये जो रिलेशन है इसको आप विदाउट यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो करेक्टली, यस और नो। तो इसकी नीड नहीं है। करेक्ट है दोस्तों। अदरवाइज कई बुक्स में आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा और आप कंफ्यूज हो गए, तो आप कंफ्यूज मत होना, विदाउट उसके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी डी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू क्या है, अ सेल ऑफ 100 मिलीमीटर डायमीटर, 100 मिलीमीटर स्क्वायर इनटू, सॉरी 100 मिलीमीटर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर दैट इज 100 इंटू एच। एच क्या है दोस्तों, 100 ही है। तो ये आ जाएगा, क्या आ गया दोस्तों, 100√5, यही आएगा ना, 100√5। इज इट क्लियर। तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों 100 × इसकी वैल्यू आ गई 223.606 मिलीमीटर। करेक्ट। ये आंसर आ गया दोस्तों। करेक्ट। तो ऐसा सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं गेट एग्जाम में, ऐसा कोई बड़ा भारी एग्जाम नहीं है। करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कुछ इंजीनियरिंग एनालिसिस के लिए, ड्राइंग के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी चाहिए, आपको बता दूं। आज तक पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। ड्राइंग रेशियो, देखो यहाँ पे क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज अ मेजर ऑफ डी ड्राइंग एबिलिटी। ये बताता है कि कोई भी मटेरियल है। यस निखिल, करेक्ट आंसर 223.606 इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि डीप ड्राइंग रेशियो इज नथिंग बट इट इज सिंपली इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ड्रॉ इन द फॉर्म ऑफ कप। करेक्ट है। किसी भी मटेरियल को ड्रॉ होने की एबिलिटी को बताता है ड्राइंग रेशियो। एंड दिस ड्राइंग रेशियो इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ द ब्लैंक टू द पंच डायमीटर। ब्लैंक डायमीटर डिवाइडेड बाय पंच डायमीटर, इस डायमीटर के रेशियो को कहते हैं दोस्तों हम ड्राइंग रेशियो। नेक्स्ट आता है रिडक्शन रेशियो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r एंड दिस इज नथिंग बट इट कैन बी रिटन एज ब्लैंक डायमीटर माइनस पंच डायमीटर डिवाइडेड बाय ब्लैंक डायमीटर। करेक्ट है दोस्तों। एंड द वैल्यू ऑफ रिडक्शन रेशियो शुड बी लेस देन 0.5। ये मैक्सिमम लिमिट है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए परसेंटेज रिडक्शन की 0.5 से लेस होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है थिकनेस टू डायमीटर रेशियो। इट इज द थर्ड मेजर ऑफ डी ड्राइंग। इट इज desirable for T by dV ratio to be greater than 1%. Correct. T by dV ratio should be greater than 1%. As T by dV ratio decreases, tendency of wrinkling increases. T by dV ratio दोस्तों क्या होगा, अगर ये कम होगा तो यहाँ पे रिंकलिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। और ये क्या डिफेक्ट होते हैं मैं अब नेक्स्ट बताने वाला हूँ। इन दिस स्लाइड यू कैन सी हियर। फर्स्ट है यहाँ पे रिंकलिंग। डीप ड्राइंग डिफेक्ट्स की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट डिफेक्ट है रिंकलिंग डिफेक्ट। और रिंकलिंग कहाँ पे, इन द फ्लेंज। यहाँ पे देख रहे हो ये फ्लेंज है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि आपकी सीट है, सपोज दिस इज योर सीट जिसको आपको ड्रॉ करना है। करेक्ट। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक ब्लैंक होल्डर होगा लाइक दिस इज ब्लैंक होल्डर and similarly here you have a die like this।
सपोज लाइक दिस, यहाँ पे आपके पास ये क्या है दोस्तों, डाई। अब देखो दिस इज ब्लैंक होल्डर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं दिस इज ब्लैंक होल्डर एंड दिस इज डाई एंड दिस इज ग्रीन कलर का जो यहाँ पे देख रहे हो दिस इज ब्लैंक, करेक्ट। अब देखो विथ फ्लिंज आपको कब बनाना है दोस्तों, तो क्या होगा कि समटाइम्स व्हेन वी हैव इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ। अब अगर मैं इसका टॉप भी बताऊं तो समझो ये ब्लैंक है, और इस ब्लैंक को अगर आपने प्रॉपरली होल्ड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे एक ड्रॉ बीट होगा जिससे आप इसको प्रॉपरली ग्रैब करोगे विथ फ्लेंज बनाने के लिए, कब कुछ इस तरीके से, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे ड्रॉ बीट लगा होगा, करेक्ट। तो ड्रॉबेट से जब हमने इस ब्लैंक को होल्ड किया है तो क्या होगा, इफ यू हैव इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फ्लेंज रीजन में सपोज अगर यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे फोर्स कम लग रहा है, तो मेटल यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा, मेटल सेंटर की तरफ मूव कर जाएगा। बट सपोज हियर यू हैव सफिशिएंट ड्रॉइंग फोर्स, यहाँ पे सफिशिएंट ड्रॉइंग फोर्स है, तो यहाँ पे मटेरियल एज इट इज रहेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म ड्राइंग फोर्स की वजह से मटेरियल कुछ फ्लेंज में ऐसा दोस्तों, ऐसा आड़ा टेढ़ा शेप ले लेगा, लाइक दिस, यहाँ पे देख रहे हो, जैसे इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स लगा तो नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड एज रिंकलिंग। मतलब रिंकलिंग का मतलब क्या होता है, झुर्रिया पड़ जाना, टेढ़ा मड़ा हो जाना, करेक्ट है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो गया, जिसे कहते हैं रिंकलिंग डिफेक्ट। अब नेक्स्ट होता है रिंकलिंग इन द फ्लेंज, सॉरी यहाँ पे फ्लेंज ये लिख दिया, यहाँ पे वॉल रीजन होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि वंस अगेन रिंकलिंग फ्लेंज इज ड्रॉन इनटू द कप, देन रिंकल्ड फ्लेंज वाले कप को अगर आप ड्रॉ करोगे, करेक्ट है, रिंकल्ड फ्लेंज वाले कप को अगर आप ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो यही सेम रिंकल्स मूव करके वॉल रीजन तक पहुंच जाते हैं, यस आर नो। तो इसे कहते हैं रिंकलिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन वॉल रीजन, करेक्ट। तो समझ में आ गया दोस्तों, करेक्ट है। अगर आपने सपोज ये रिंकल्ड फ्लेंज और इसी को ड्रॉ कर दिया तो इस तरीके का डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इनका सिर्फ एकमात्र आंसर है, याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखना। तो इसका सिर्फ एकमात्र आंसर है इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। अब नेक्स्ट आता है टीयरिंग डिफेक्ट। टीयरिंग का मतलब होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे क्रैक फॉर्म हो गए, या फिर समझो कुछ इस तरीके का, ये आपका ब्लैंक है, ये सानो, या ब्लैंक ना बना के मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको कप बनाता हूँ। देखो इस तरीके का एक कप बना रहा हूँ विथ फ्लेंज, लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों। ये जो कप है देख रहे हो आप यहाँ पे जो मैंने बनाया है, दिस इज विथ फ्लेंज, करेक्ट है। तो क्या होता है कि समटाइम्स व्हेन द ब्लैंक होल्डिंग फोर्स इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा अगर ब्लैंक होल्डिंग फोर्स हो गया, एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स द मटेरियल ओनली स्ट्रेस्ड, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग होगी, करेक्ट है, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग होगी, और बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके से क्रैक फॉर्म हो जाएगा, टीयर्ड आउट हो जाएगा, फट जाएगा यहाँ पे। तो जब भी इस तरीके का डिफेक्ट प्रोड्यूस हो तो इस डिफेक्ट को कह देते हैं हम टीयरिंग डिफेक्ट, और इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है एक्सेसिव ब्लैंक होल्डिंग फोर्स। बहुत ज्यादा अप्लाई कर दिए तो मेटल सेंटर की तरफ मूव ही नहीं कर पाएगा, 100% आपने उसको यहाँ पे होल्ड कर लिया तो सिर्फ स्ट्रेचिंग होगी इस रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ ओनली स्ट्रेचिंग वेरी हाई फोर्स इज नीडेड टू ड्रॉ दिस कप, एंड along with this high force sometimes crack formation takes place at the flange and wall corner, yes or no। इसे कह देते हैं हम टीयरिंग डिफेक्ट्स। नेक्स्ट आता है दोस्तों ईयरिंग डिफेक्ट्स, सेम सेम नाम लग रहा है लेकिन सबका रीजन अलग है, एंड दिस ईयरिंग डिफेक्ट्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू प्लेनर एनआइसोट्रॉपी ऑफ द मटेरियल। प्लेनर एनआइसोट्रॉपी का मटेरियल का मतलब क्या हो दोस्तों, सपोज यू हैव अ मटेरियल, थ्री डायमेंशनल मटेरियल लाइक दिस, करेक्ट। तो दोस्तों अगर इस डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस इवन है, सपोज यंग्स मॉडुलस इज इवन, तो इस डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस E2 होगा, इस डायरेक्शन में यंग्स मॉडुलस E3 होगा, कोई और डायरेक्शन में एज्यूम करो तो यंग्स मॉडुलस E4 होगा, इधर एज्यूम किया तो कुछ और। तो अगर एवरी डायरेक्शन में
एवरी डायरेक्शन में अगर आपको डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी मिलेगी तो इसे कह देते हैं हम एनआइसोट्रॉपिक मटेरियल। एंड व्हेनेवर यू हैव प्लेनर एनआइसोट्रॉपी, प्लेनर एनआइसोट्रॉपी मींस along this direction and along this direction both side the the strength of the material is different, then this kind of shape will be formed, कुछ इस तरीके का। और इसी डिफेक्ट को दोस्तों कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ईयरिंग डिफेक्ट। इज इट क्लियर? इसे कहते हैं हम ईयरिंग और इसे कहते हैं टीयरिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज टीयरिंग एंड दिस इज रिंकलिंग। ये दोनों ही एग्जाम्पल है रिंकलिंग के। करेक्ट? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों ये ईयरिंग डिफेक्ट का रीजन एनआइसोट्रॉपी। अब देखो हुआ क्या, इस तरीके कप बन गया तो दोस्तों इस लेंथ तक ये कप क्या हो गया, यूजलेस हो गया। करेक्ट है? नेक्स्ट आता है सरफेस स्क्रैच। अगर आपकी पंच स्मूथ नहीं है, अगर आपकी डाई स्मूथ नहीं है, पंच स्मूथ नहीं है और क्लियरेंस आपने सफिशिएंट प्रोवाइड नहीं किया तो इस वॉल रीजन में कुछ इस तरीके के मार्क्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसी को कह देते हैं हम सरफेस स्क्रैच। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिफेक्ट है दैट इज ऑरेंज पील। अभी ऑरेंज पील के यहाँ पे फिगर नहीं बना, अब मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों किस तरीके का दिखेगा। ऑरेंज पील का मतलब है कि ऑरेंज के छिलके जैसा सेब। अगर आपके घरों में ब्रास कांसा का बर्तन हो अगर, तो वहां पे आप देखना कुछ इस तरीके के शार्प, इस तरीके के मार्क आपको बने हुए दिखेंगे। करेक्ट है दोस्तों? इस तरीके के कुछ मार्क बने हुए दिखेंगे जो काफी ब्राइट होते हैं या काफी वहां पे ऑक्सीडेशन की वजह से डल भी हो जाते हैं कई बार। करेक्ट है? क्लीन रहेगा तो ब्राइट होगा और वहां पे ऑक्सीडेशन हो गया हो तो वो डल हो गया होगा। करेक्ट है? तो इस तरीके का यहाँ पे मार्क बन जाता है दोस्तों। ये कुछ मार्क किस तरीके का है, ये ऑरेंज में जैसे छिलका होता है ना, जैसे ऊपर सरफेस होती है जिस तरह ये दिखता है, उसी तरीके का यहाँ पे ऐसा डिफेक्ट बन जाता है। तो घरों में जो बर्तन है उसमें अगर आपको इस तरीके की कुछ चीज दिखे तो आप समझ जाना वो कुछ डिजाइन नहीं बनी है, वो सिंपल सा एक डिफेक्ट है। और इसी डिफेक्ट का नाम रख दिया गया ऑरेंज पील डिफेक्ट। और इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है दैट इज लार्ज ग्रेन साइज। और जनरली लार्ज ग्रेन साइज यूज करने का सिर्फ एकमात्र रीजन था कि अगर ग्रेन साइज लार्ज है तो मटेरियल डक्टाइल ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, तो हम कम लोड में इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट है दोस्तों? तो इसे कह देते हैं हम ऑरेंज पील डिफेक्ट। करेक्ट है? अब आप मुझे बताओ किसी को अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पे तो मुझे बता दो दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट है? सिर्फ इसलिए मैंने इसे 5 स्टार रेटिंग दी है। रिंकलिंग, इसे आप कॉमनली समझा एक ही है, इसका मेन रीजन इनसफिशिएंट ब्लैंक होल्डिंग फोर्स, नंबर 2 टीयरिंग, नंबर 3 ईयरिंग एंड नंबर 4 ऑरेंज पील। ये चारों ही डिफेक्ट बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। करेक्ट? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे गेट का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे फर्स्ट डिफेक्ट है रिंकलिंग, सेंटर बर्स्ट, बैरलिंग, कोल्ड सेट। और यहाँ पे प्रोसेस दी है अपसेटिंग, डीप ड्रॉइंग, एक्सट्रूजन, क्लोज डाई फोर्जिंग। तो ऑब्वियसली दोस्तों रिंकलिंग डिफेक्ट जो होता है वो डीप ड्रॉइंग में होता है और अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। सेंटर बर्स्ट मैंने आपको बताया था ये जनरली किस में, एक्सट्रूजन में पाया जाता है, ये सानो एक्सट्रूजन में मिला था, ये सानो। बैरलिंग डिफेक्ट आपको मिला था अपसेटिंग या फोर्जिंग ऑपरेशन में। कोल्ड सेट डिफेक्ट आपको क्लोज डाई फोर्जिंग में मिलेगा, ये सानो। ये डिफेक्ट हो गए। अब आप देख लो कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पी, पी का यहाँ पे ऑप्शन पी का ऑप्शन 2 है, पी का 2। ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। सेंटर ब्रेस्ट है 3, क्यू का 3rd, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा, डी और बी गया। करेक्ट? फिर आर यहाँ पे बैरलिंग है, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये हो गया रॉन्ग। करेक्ट? तो इस तरीके से होमोजेनियस मटेरियल में ईयरिंग डिफेक्ट एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल की तरह से आता है क्या? तो अगर होमोजीनियस मटेरियल है दोस्तों तो निखिल, तो ये ईयरिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्लेनर एनाइसोट्रॉपिक की वजह से ही प्रोड्यूस हुआ था। और कई बार प्लेनर एनाइसोट्रॉपी हमें रखना ही पड़ता है, हम होमोजीनियस मटेरियल नहीं रखते हैं। उसका एकमात्र रीजन होता है कि थिकनेस हम कप की चेंज नहीं चाहते, कि थिकनेस हम कप जो बन रहा है उसकी थिकनेस हम चाहते हैं यूनिफॉर्म बने। तो हम क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पे सपोज आप एक कप बनाना चाहते हो और ड्रॉ करके, तो जो आप ब्लैंक लोगे
तो उस ब्लैंक में जो थिकनेस डायरेक्शन आपने कहा था ना, यहाँ पे थिकनेस चेंज नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म थिकनेस होना चाहिए। और स्पेशली जब आप एलपीजी सिलेंडर वगैरह बनाओगे, करेक्ट है, तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि थिकनेस यूनिफॉर्म रहे, और थिकनेस यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होनी चाहिए थ्रू आउट द सिलेंडर। तो इस केस में आप किसी भी कंडीशन में नहीं चाहते कि मटेरियल की थिकनेस चेंज हो दोस्तों। जो ब्लैंक की थिकनेस थी वही सेम थिकनेस कप की रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका सिर्फ एकमात्र रीजन है दोस्तों, इसका पॉसिबिलिटी ये है कि अलोंग द थिकनेस डायरेक्शन मटेरियल की स्ट्रेंथ को इनहैंस कर दो। अलोंग द थिकनेस स्ट्रेंथ क्या हो, बढ़ा दो। और ये कैसे बढ़ा सकते हो? तो आपने यूनिट सेल देखा था, और यूनिट सेल में आपने देखा होगा बहुत सारी डायरेक्शंस लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज वन डायरेक्शन, दिस इज टू डायरेक्शन, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, ऐसी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। तो जिस भी डायरेक्शन के अलोंग ये यूनिट सेल मटेरियल स्ट्रॉन्ग होगा, उसी आप जब इस मेटल को कूल करो और डिस्क बना रहे हो, तो आप ऐसे कोशिश करो कि उसी डायगोनल के, उसी डायरेक्शन के अलोंग थिकनेस रहे। तो ऑब्वियसली जब स्ट्रेंथ थिकनेस की ज्यादा है एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर डायरेक्शन, तो थिकनेस चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायमीटर चेंज होगा। करेक्ट है। तो दोस्तों एनाइसोट्रॉपी जो होती है, इट इज अ यूजफुल थिंग। करेक्ट है, ये हमें जरूरत है इस चीज की। करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो डिफेक्ट है। करेक्ट, तो आई थिंक समझ में आ गया निखिल? बोलो। आइडियली अगर होमोजेनियस मटेरियल होता है तो यहाँ पे एयर रिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते। करेक्ट। अब यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूँ बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, फिर भी एक प्रोसेस है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेंडिंग ऑपरेशन है दोस्तों, और बेंडिंग का ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपको, आपके पास सपोज एक ऐसा सीट है like this, and you want to bend it, then you just perform bending operation। आपको इसको बेंड करना कुछ इस शेप में। करेक्ट है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डाई रखो सपोज लाइक दिस, यहाँ पे एक ऐसी डाई है। करेक्ट, और इन डायरेक्शन में आप यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर दो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी सीट की, ऐसा नो। करेक्ट है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आप बेंड कर रहे होते हो, करेक्ट है, तो इलास्टिक रिकवरी होती है। तो कितनी इलास्टिक रिकवरी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो हमें बेंड चाहिए, हम उस इलास्टिक रिकवरी से जितना अमाउंट का रिकवरी होने वाला है उसको हम ज्यादा बेंड कर दे, जिससे हमें एक्चुअल जो बेंडिंग चाहिए वो मिल सके। तो ये कहलाता है बेंड अलाउंस। तो यू कैन सी हियर द बेंड रेडियस इज स्मॉल रिलेटिव टू स्टॉक थिकनेस, द मेटल टेंड्स टू स्ट्रेच ड्यूरिंग द बेंडिंग। It is important to able to estimate the amount of stretching that occurs so that the final part length will match the specified dimension. Yes, correct। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है कि बेंड रेडियस कम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रेचिंग स्टार्ट हो जाएगा, और स्ट्रेचिंग जैसे हुआ मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं इतनी ज्यादा तो लेंथ नहीं बढ़ रही है कि जो आपकी स्पेसिफिक डायमेंशन से ज्यादा हो जाए, तो हमें ये टेक केयर करना पड़ता है। करेक्ट है। दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन द लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस before bending to account for stretching of the final bend section is known as bend allowance। करेक्ट है। ये जो न्यूट्रल एक्सिस देख रहे हो यहाँ पे बेंड होने के बाद, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस। तो बिफोर एंड आफ्टर न्यूट्रल बेंडिंग इसकी लेंथ में क्या चेंजेस हुआ है, करेक्ट है, उसी को कह देते हैं बेंड अलाउंस। एंड दिस बेंड अलाउंस कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वेयर अल्फा इज अ एंगल ऑफ बेंड। करेक्ट है। यहाँ पे जो अल्फा है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बेंड। करेक्ट है। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ लाइन, करेक्ट है, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज बेंड एंगल। या सिंपली आप कह सकते हो कि जिस एंगल से आप इसको बेंड कर रहे हो उसी एंगल को हम कहेंगे बेंड एंगल। तो बेंड एंगल इंटू पाई बाई 180 से रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, इंटू आर प्लस के बी इंटू टी। तो याद रखना दोस्तों ये क्या दे रहा है हमें, दिस लेंथ you can see a length of the neutral axis। करेक्ट। और लेंथ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ। ये क्या हुआ, आर्क लेंथ हुआ कि नहीं? इस रीजन में बेंड यहाँ पे हो रहा है, थ्रू आउट द लेंथ बेंड नहीं हो रही, ओनली हियर वी कैन बेंड दिस सीट, यस आर नो। करेक्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो ओनली दिस पोर्शन यही बेंड हो रहा है, तो मुझे इसकी लेंथ पता करनी है। करेक्ट, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस। करेक्ट, थीटा इंटू रेडियस, और रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अल्फा इज अ थीटा एंगल, अल्फा इज एंगल इंटू रेडियस, जहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आर दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस
KBA/T। और KBA क्यों हमने लिखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रेचिंग हो रही है, ये स्ट्रेच फैक्टर है। इज इट क्लियर? दिस इज अ स्ट्रेच फैक्टर। तो R प्लस KB/TA, करेक्ट। ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैंड अलाउंस। इज इट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों बैंड अलाउंस क्या है ये? You can see alpha is a band angle in degree, R is a band radius, and T is a stalk thickness, and KB is a stretching factor. Is it clear? तो ये सिंपल से रिलेशन है, इसे याद रखना। हो सकता है भाई भूल चूक लेनी देनी, ये क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा जा सके। करेक्ट है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेच फॉर्मिंग। यू कैन सी हियर, सपोज आपके पास ये ब्लैंक है और इसकी लेंथ इंक्रीज करना हमारा मोटिव है। स्ट्रेच फॉर्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सीट इज स्ट्रेच ओवर अ टूल और अ फॉर्म ब्लॉक बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। याद रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जब क्लासिफिकेशन बताया था मेटल फॉर्मिंग में, कि जो स्ट्रेचिंग फॉर्मिंग होता है इसमें ओनली टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है, टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट होता है। इज इट क्लियर? And it is most extensively used in aircraft industry for making large radius curvature parts। करेक्ट। इसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कब विथ हेमिस्फेरिकल बॉटम आर ऑल्सो मेड। कब विथ हेमिस्फेरिकल बॉटम, मतलब कुछ इस तरीके का अगर आपको बॉटम बनाना है तो भी आप स्ट्रेच फॉर्मिंग से बना सकते हो। एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इन्वॉल्व इन स्ट्रेचिंग कंपोनेंट। इज इट क्लियर? ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स भी बनाए जाते हैं। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि इन ऑटोमोबाइल बेसिकली वी यूज सीट्स। इन स्ट्रेच फॉर्मिंग द थिनिंग इज मच हाइयर देन इन डीप ड्राइंग। थिनिंग मतलब जो सीट की थिकनेस है वो फास्टर रेट से कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि डीप ड्राइंग में स्ट्रेचिंग का अमाउंट काफी कम था, इसकी वजह से वहां पे थिनिंग कम हुई थी। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द स्ट्रेच फॉर्मिंग थिनिंग इज मच हाइयर देन द डीप ड्राइंग। ये सार नो करेक्ट। ये हो गया स्ट्रेच फॉर्मिंग दोस्तों। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि भूल चूक लेने देने, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप सॉल्व कर सको। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्टैंपिंग डाइज। तो सिंपल डाई जो आज तक मैं पढ़ाते हैं वो सारी सिंपल डाइज थी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव डाई, कंपाउंड डाई एंड कॉम्बिनेशन डाई। तो बेसिकली मैं इन तीनों डाइज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रोग्रेसिव डाई। यहाँ पे प्रोग्रेसिव डाई क्या होता है? अब प्रोग्रेसिव डाई परफॉर्म्स टू और मोर ऑपरेशन साइमल्टेनियसली लाइक दिस। यू कैन सी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो पंचेस हैं, दो पंच आप देख रहे हो। एक पंच का डायमीटर कम है, दूसरे पंच का डायमीटर ज्यादा है। करेक्ट है। और ये आपके पास अगर सीट है, अब अगर मैं इस रैम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूं तो दोनों ही पंच एक साथ मूव होंगे। तो एक पंच से यहाँ पे स्मॉलर होल बनेगा और दूसरे पंच से यहाँ पे बिगर साइज का होल बनेगा। करेक्ट है दोस्तों? ये फर्स्ट स्टेप हुआ। अब करेक्ट है, ये क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप, एक बार में ये होल बन गया। अब आपको क्या करना है? यू कैन सी हियर, अब आपको इस सीट को इस डायरेक्शन में मूव करना है। जब इस डायरेक्शन मूव करोगे तो जो बिगर पंच होगा उसके सामने यहाँ पे ये स्मॉलर होल आ जाएगा, और इस स्मॉलर पंच के सामने एकदम सॉलिड मेटल पोर्शन होगा। जब इससे हम कंप्रेस करेंगे तो अगेन हियर वी कैन गेट अ स्मॉल होल, और इसके सराउंडिंग में एक बड़ा होल बनेगा दोस्तों। इस तरीके से जब कट होगा तो यहाँ पे जो पीस कट के निकलेगा वो कुछ इस तरीके का पीस कट के निकलेगा, मतलब एक वॉशर बन गया, और यहाँ पे एक डिस्क टाइप का प्लेट कट के निकलेगा। ये सामने यहाँ पे देख रहे हो कि एक साथ हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करें। यहाँ पे एक डिस्क कट गया और यहाँ पे क्या मिल गया? हमें वॉशर्स मिल गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब प्रोग्रेसिव डाई परफॉर्म्स टू और मोर ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इन सिंगल स्ट्रोक। एक बार जब मैं रैम को डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करूंगा तो ये दोनों कटिंग एक्शन हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। यू कैन सी हियर, करेक्ट है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव डाई। सर अगर एक मटका शेप में बनाना हो तो क्या ऑपरेशन करेंगे? इसके लिए स्पिनिंग ऑपरेशन होता है प्रत्येक, स्पिनिंग, करेक्ट है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपने अगर सीएनजी सिलेंडर देखा हो, सीएनजी सिलेंडर, या मिसाइल का आपको कोन बनाना है, करेक्ट है, इस तरीके का अगर शेप बनाने हैं, या कई बार यूटेंसिल्स बनाना है, करेक्ट है, तो ये सारी चीजें बना सकते हैं विद हेल्प ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस, with help of spinning process, correct? Now you can see compound die, another die is that is compound die। चलिए देखते हैं इसके बारे में। Now you can see here, यहाँ पे देखो, this is punch one and this is another, sorry, this is
एक पंच है ये, और दिस इज अनदर पंच, दो पंच है यहाँ पे। सबसे पहले, और यहाँ पे देखो दिस इज अ सीट, इज इट क्लियर, दिस इज सीट, और सिंपली यू कैन से ब्लैंक। अब क्या करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे कि सेपरेटली, हम सबसे पहले सेपरेटली आप क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले इस आउटर वाले पंच को, जिसे कहा है पार्ट नॉकआउट, करेक्ट है, इससे हम कंप्रेस करेंगे तो ये जो पोर्शन है मेटल कट हो जाएगा, ये सानो ये मेटल कट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो बीच में कट हो जाएगा ये दोस्तों। तो जब आपको कुछ इस तरीके से कट करना हो, और यहाँ पे भी अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एक वॉशर ही मिलेगा कट के, इसका जो आउटपुट होगा एक वॉशर होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, करेक्ट। तो एक ही स्टेशन में टू डिफरेंट सेपरेट ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करेंगे वन बाय वन, करेक्ट। नाउ यू कैन सी इन अ कंपाउंड डाई ऑल नेसेसरी ऑपरेशंस कैरिड आउट एट अ सिंगल स्टेशन, एक ही स्टेशन में। आप देख रहे हो यहाँ पे आपका जो सीट है या ब्लैंक है, उसको मूव कराने की जरूरत नहीं है, आपने उसको एक बार फिक्स कर दिया, और उसके बाद सेपरेटली हम दो बार पंच से मूव करके टू डिफरेंट कट्स अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट है। तो याद रखना, कंपाउंड डाई इज नथिंग बट इट इज अ डाई विच perform all the necessary operations in a single station. A compound die perform multi operation like cut, punch can be done in one stroke. और इस कंपाउंड डाई से हम पंचिंग कटिंग भी कर सकते हैं और साथ में फॉर्मिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं एक बार में। अब नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन डाई। अब दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन डाई है, ये दोनों डाइस के यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो होंगे वो दोनों यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं कॉम्बिनेशन डाइस में, करेक्ट है। जो आपका आपने प्रीवियस डाइस पढ़ा था, कॉम्बिनेशन डाई, सॉरी कंपाउंड डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई, इन दोनों के एडवांटेज यहाँ पे मिल जाएंगे। क्या ये कॉम्बिनेशन डाई इज सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड डाई with a difference that here non-cutting operations such as bending and forming also includes as a part of the operation। मतलब नॉन कटिंग ऑपरेशन भी हम दोस्तों इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अदर टू डाइज में ये पॉसिबल नहीं था। इज इट क्लियर, करेक्ट। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हम कर सकते हैं, along with cutting we can also perform bending operation, correct, and forming also includes as a part of the operation, non cutting operations। is it clear, ये हो गया कॉम्बिनेशन डाई। नेक्स्ट है अदर शीट मेटल ऑपरेशंस। यहाँ पे है इनवॉइसिंग प्रोसेस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। सपोज समटाइम्स व्हेन यू नीड सम प्रोजेक्शन, सपोज यू हैव अ शीट लाइक दिस, और आप में इसमें कुछ प्रोजेक्शन चाहिए लाइक दिस, कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन आपको लगता है कि कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन होना चाहिए शीट में, लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों। तो ये हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ invoicing operation। is it clear, or in invoicing operation you can see here the whole thickness of the material is affected। देखो यहाँ पे complete thickness bend हुआ, और यहीं पर अगर पंचिंग ऑपरेशन होता तो पार्शियल थिकनेस ही अफेक्टेड होती, करेक्ट होती। ये बेसिक डिफरेंस है। और अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनवॉइसिंग, तो इट इज सिंपली यूज्ड टू मेक सम प्रोजेक्शंस ऑन द मटेरियल। ऐसा नो, यहाँ पे लिखा है इट इज फॉर्मिंग ऑपरेशन टू used to create indentation in sheet such as raised lettering और strengthening ribs, करेक्ट है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर आपने बाइक्स वगैरह में या कार वगैरह में अभी कुछ 4-5 साल पहले जो नेम नंबर प्लेट आती थी, उसमें प्रोजेक्टेड नंबर लिखा होता था, उभरा हुआ नंबर लिखा होता था, और फ्रंट में तो उभरा हुआ है और अंदर साइड क्या है, होलो है। तो वो दोस्तों जो नंबर प्लेट बनाई गई थी वो इटसेल्फ इनवॉइसिंग ऑपरेशन से बनाई गई थी, करेक्ट है। और कई लोग घरों में जो नेम प्लेट लगाते हैं वो भी वहां पे प्रोजेक्शन निकाल देते हैं, जो लेटर्स होते हैं उनके प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, तो वो भी ये सीट इसी पर्टिकुलर इनवॉइसिंग ऑपरेशन से ही परफॉर्म करते हैं। यस निश्चित, ये सारे नोट्स मैं डेली अपलोड करता हूँ टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लो। अब देखो ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस। हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेस, करेक्ट है। ये कन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेस से डिफरेंट होता है, ये अनकन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेस है दोस्तों। और शॉर्ट में आपको क्वेश्चन में मिलेगा HERF। याद रखना, HERF का फुल फॉर्म होता है हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग। और इस कैटेगरी में फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज एक्सप्लोसिव,
एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। देखो यहाँ पे सपोज आपको एक ऐसा कप बनाना है, ये एक होलो कप है और ये डाई है, यहाँ पे देख रहे हो एक डाई है जिसमें ये होलो सेक्शन है एंड दिस इज योर ब्लैंक जिसे आपको फॉर्म करना है, ड्रॉ करना है, करेक्ट है। एंड हियर यू कैन सी हियर वी हैव सम एक्सप्लोसिव मटेरियल, ये एक्सप्लोसिव चार्ज होता है, लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव, करेक्ट है, लो वेलोसिटी एक्सप्लोसिव होगा, करेक्ट है। और आगे यहाँ पे देखो एक डेटोनेटर लगा हुआ है, करेक्ट है। तो जैसे डेटोनेटर से दोस्तों डेटोनेट करेंगे यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा एंड बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन हाई इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी वेव्स जनरेटेड, ऐसा नो हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स यहाँ पे जनरेट होगी दोस्तों। यहाँ पे देख रहा हो, यहाँ पे जैसे एक्सप्लोड होगा यहाँ पे हाई इंटेंसिटी शॉक वेव्स जनरेट होगी और जैसे हाई इंटेंसिटी शॉक वेव जनरेट होगा तो ये सीट को इस डाई के शेप में डिफॉर्म कर देगा लाइक दिस, यू कैन सी हियर, करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? तो इसी प्रोसेस को कह देते हैं हम एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग प्रोसेस। एक्सप्लोसिव एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड फॉर deformation of the material. Is it clear? And another one, that is electromagnetic forming. You can see here we have a coil. This is, you can see this is electromagnetic coil and this is seat. And suppose you need to make some bulgy section in the pipe like this, then with the help of this coil, with the help of this electromagnetic forming, you can produce. कैसे करेंगे? Simply with the help of this coil you just generate electromagnetic field and this electromagnetic field compress the material from here, yes or no, इस डायरेक्शन में मटेरियल को ये अब फोर्स अप्लाई करेगा अगेंस्ट, करेक्ट है। यहाँ पे देखो ये वॉल रीजन है, इस वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स हियर द मटेरियल कैन डिफॉर्म लाइक दिस। इज इट क्लियर? जिसे कह देते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज मैग्नेटिक पल्स फॉर्मिंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ शीट मेटल इज डिफॉर्म्ड बाय मैकेनिकल फोर्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द वर्क पार्ट बाय एनर्जाइज्ड कॉइल्स, यस और नो। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? तो दोस्तों यहीं पे फिर ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, करेक्ट है। इसमें हमने कंप्लीट थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स कवर किए हैं जिससे आपसे सभी एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन सके और गेट एग्जाम के न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली प्रॉपर्ली बन सके। Now tell me, if you have any kind of doubts, then you just tell me, correct? किसी को कुछ भी डाउट हो तो फटाफट मुझे बता दो। और नेक्स्ट, आज डेट कौन सी हो गई दोस्तों? टुडे इज टुडे इज 5th, सॉरी थर्सडे 5th अगस्त, करेक्ट है। देन फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ओके। नाउ आफ्टर मंडे, करेक्ट है, ये 2-3 दिन अब मैं क्लास नहीं लूंगा। अब फ्रॉम मंडे, आफ्टर मंडे नहीं, फ्रॉम मंडे, करेक्ट, फ्रॉम मंडे अब मेटल कास्टिंग स्टार्ट होगा, करेक्ट है दोस्तों। फ्रॉम 9th अगस्त, 9/8/2021 इस डेट से सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे मेटल कास्टिंग प्रोसेस, सॉरी मेटल कटिंग प्रोसेस, नॉट कास्टिंग, मेटल कटिंग प्रोसेस, करेक्ट है दोस्तों। मेटल कटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट गेट का सिलेबस यहाँ पे कवर करूंगा दोस्तों और मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम लेक्चर में से कवर करूं, अदरवाइज ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, अराउंड 30 आवर्स के आसपास लग जाते हैं इसको कवर करने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में कवर करूं जिससे आपको कम टाइम आपका वेस्ट हो, करेक्ट है। सर हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है प्रतीक, यस यस प्रतीक, नो इशू। थैंक यू निखिल। तो डोंट वरी, ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, आप उनको ज्वाइन करिए, ठीक है। अपनी क्लास वैसे भी रात में होती है, नाइट में 9 o'clock या 9:30 मैं टाइम देख लूंगा, अगर आपको 9:30 में कोई इशू ना हो तो मैं 9:30 में क्लास ले सकता हूँ, करेक्ट है। तो आप आराम से इस क्लासेस को अटेंड करिए और कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम टाइम में मैं इसको कंप्लीट कर लूँ और कोशिश ये भी करूंगा कि मैं क्लास 1 आवर की जगह पे 1.5 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे के आसपास क्लास रखूं और एक दिन में ही ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ लो जिससे, करेक्ट है।
बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी आप कवर कर सको, जितनी स्पीड से कवर कर सको उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, करेक्ट है। तो आई थिंक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बता दो दोस्तों, अदरवाइज फिर मैं इस सेशन को एंड करूंगा यहीं पे। एनीवन? निखिल, प्रतीक, निश्चित। और हाँ, मटेरियल का आप कह रहे थे कि ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डली हुई है। गेट 22 2022 चैट फोरम, मनीष सर क्लासेस चैट फोरम ऐसे अगर कुछ नेम है, उसकी लिंक डली हुई है दोस्तों, वहां पे जाके आप देख सकते हो, करेक्ट है। और साथ में जो टेलीग्राम चैनल है मनीष सर क्लासेस के नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ में आप मुझसे चैट भी कर पाओगे, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस। और 9 अगस्त को मिलते हैं।